दीपक जी बताइए कि क्या उस वक्त जो शस्त्र मिलते थे उनसे खिलाफ है, कोई इनके पास तो पूरे शस्त्र थे। वो शस्त्र ऐसे आते थे सर कि जैसे मान लीजिए काकोरी कांड हुआ था, आपको भी पता है काकोरी कांड, काकोरी कांड। हाँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त, अशफाक उल्ला खान जी और साथ में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी, ऐसे एक लोगों का इन लोगों का दल बना और इन्होंने काकोरी कांड किया। वो कांड इन्होंने किया ही इसलिए था कि बाहर से हथियार आ रहा था और ये इन्हें खरीदना था। इनके संपर्क सूत्र ऐसे जुड़े रहते थे कि बाहर से हथियार आने, खाली हमें पैसे देना है। वो अंग्रेजों की नजर में गुनाह था, लेकिन इनके तार इतने गुप्त रूप से हुआ करते थे कि वो हथियार इनके पास आ जाता था, मंगवाते थे। और जो आता था वो इनके पास लेटेस्ट रहता था, बाहर से मंगाते। हाँ, बाहर से मंगाते थे, लेटेस्ट रहता था। जैसे अभी मैं सावरकर जी में एक ऐड करता हूँ कि सावरकर जी से ही प्रभावित होकर महाराष्ट्र के अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जी ने जैक्सन का वध किया था। अच्छा। और शायद इसी आरोप में सावरकर जी को वहां गिरफ्तार किया गया था और वो पिस्टल सावरकर जी ने भेजी थी। उन्होंने 20 किताबों में कट करके अंदर पिस्तौल के आकार में कट किया था, बड़े बड़े किताब, और उसमें वो पिस्तौल रख के भेजी थी। एक दूसरे उनके साथी थे, उनके साथ भेजी थी। और उस आरोप में इनके बड़े भाई गणेश सावरकर जी को तो यहीं गिरफ्तार कर लिया गया था और सावरकर जी को इंग्लैंड में गिरफ्तार किया गया। तो सावरकर जी भारतीय क्रांतिकारी जो यहाँ पे लड़के क्रांति करते थे, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत थे वहां से, कि इनको ये लगता था कि हमारा कोई वहां भी बैठा है, मतलब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो लंदन हाउस में इंडिया हाउस है, वहां पर कुछ ना कुछ वो हमारी मदद करेगा। तो सावरकर जी आप ये भी मान लीजिए ना कि सभी क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। और ये अस्त्र शस्त्र के मामले, जैसे आपने कहा था कि हमको सशस्त्र क्रांति करनी चाहिए, तो उनको ये था कि लो ये हथियार लो और अंग्रेजों से लड़ो, करेक्ट। तो इस वक्त तो ये काकोरी में तो हथियार के लिए नहीं किया था, हथियार के लिए नहीं था, तो उनको पैसे की जरूरत थी। नहीं, वो पैसा हथियार लेने के लिए चाहिए था। तो मेन वो मकसद होता कि उनको हथियार चाहिए। हथियार कहाँ छुपाते थे वो? नहीं, हथियार तो सब उनके पास अड्डे बने रहते थे सर। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी के पास बम बनाने का कारखाना भी था, मैंने सुना कारखाने था। और वो कारखाने की वो टिप जब मिल जाती थी कि अब यहाँ पे पुलिस रेड करने वाली है, तो चंद्रशेखर आजाद थोड़ा कभी कभी मस्करी भी किया करते थे। वो वहीं पे एक छोटा सा फूटने वाला चीज छोड़ के बाकी सब साथियों को हटा के सारा सामान हटा देते थे पीछे से, और खुद ही उसको फोड़ के बाहर दूसरी तरफ खड़े रह के इंतजार करते थे पुलिस आ रही है, क्योंकि आजाद जी को कोई पहचानता नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई खड़े हैं वहीं पे, देख रहे हैं पुलिस आई। एक आध बार पुलिस ने इनसे भी पूछा, अरे इधर कहीं बम फटा गया, तो बोलते थे देखो हुजूर मुझे भी सुनाई दिया। तो खेलते भी थे इन लोगों से, मतलब वो निडर ही थे। सबसे बड़ी वही खासियत मैंने पिछली बार भी कहा था, मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद जी की खासियत ये है कि चंद्रशेखर आजाद जी चंद्रशेखर आजाद हैं, ये सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा किसी को नहीं मालूम। बस ये सीक्रेसी। आज तो बता मैं हूँ, वो बोलती ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा नाम है, ये मेरी फोटो देखो, ये मीडिया की फोटो देखो। उन्होंने कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं किया। क्या उनका मिशन, ये उनका पैशन था सर। वो डर के नहीं करते थे कि मैं क्रांति कर रहा हूँ, ये मेरा पार्ट टाइम है, नहीं, ये उनका फुल टाइम था। इसलिए उसमें वो आनंद भी लेते थे और बदला भी लेते थे और अपने साथियों को प्रेरित भी करते थे, उनको ट्रेनिंग भी देते थे, मोटिवेट भी करते थे। सुना किसी के उनको पकड़ने के लिए एक इनाम छपे थे कहाँ पहुंची जगह पे, और वो जो पुलिस ऑफिसर जो था है, उसी की गाड़ी में उसी का ड्राइवर बन के एक हफ्ता कितने टाइम रहे ओरछा में सर। कई महीनों पुलिस का बड़ा अधिकारी था, उसकी ड्राइवर के रूप में आजाद जी ने काम किया। और वो पकड़ रहे, ढूंढ रहे, और उसी को ढूंढने के लिए वहाँ पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, आजाद जी को ही ढूंढ रहे हैं सब। और वो ड्राइवर उनका बन के कई महीनों उनका ड्राइवर। आप तो आए थे ना सर ओरछा में? आप मैं ओरछा में तो आकर मैंने आपको बता दूं, ओरछा में हम लोग गए थे और हम लोगों ने, आप थे, आप लोगों की फैमिली, हम लोगों ने पूरी उनकी झोपड़ी जो उनका जहाँ पर रहे 3 साल और गुफा जहाँ से इनको भागने का था, तो वो हम लोगों ने, इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया पूरा। 10,000 पंक्तियों की उन्होंने अपने कोठरी में लिखी उन्होंने, और उसको याद किया उन्होंने। और वो कोठरी का साइज सर 13 बाई 7 था मैडम, बराबर? नहीं, छोटा 13 बाई 7 का था। पार्टी एक ऐसी लंबा सा। और उनको और मेंटली टॉर्चर देने के लिए क्या किया कि उनका ह्यूमन कांटेक्ट 6 महीना के लिए बंद कर दिया। 6 महीना के लिए कोई इंसान इनको दिखेगा नहीं, ये किसी को देख नहीं पाएंगे, सिर्फ सामने फांसी घर था, ये सिर्फ फांसी होते हुए देखेंगे लोगों को। और कोड़े लगाते हैं ना, वो भी कैदी जहाँ कोड़े लगाते हैं वो भी इनके सामने। वो देखो आप, इनको भी कोड़े मारते हैं। और खाने के नाम पे उबला चावल, घास की भाजी बना के देते थे, वही खाओ। इनके बाथरूम जाने का और बाथरूम में रहने का समय भी फिक्स होता था कि आप इससे ज्यादा देर बाथरूम नहीं रह सकते।
और खाने में वही गंदे खाने, बासी कीड़े मकोड़े उसमें वो खाए, डायरिया हो जाए तो कभी कभी ये भी मजबूरी होती थी कि आपको अपने सेल में ही वो सब कृत्य करना पड़ता था। मतलब यातनाओं की हद थी। मेरी नजर में सावरकर जी ने जितनी यातनाएं अपने जीवन में सही है, उतनी यातनाएं क्रांतिकारी या कोई राजनेता जो स्वतंत्रता सेनानी रहा होगा उसका 20% भी अपने जीवन में नहीं सहा होगा। तो इसलिए सावरकर जी ये बहुत बड़ा नाम है सर। मतलब 10-15 स्वतंत्रता सेनानी मिलकर अगर कार्य करें तो वो सावरकर जी की बराबरी कर पाएंगे। मतलब उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया और बहुत सहन किया और बहुत सहा। इतना सहने के बाद भी उन्होंने जो बुक लिखा, अभी चर्चा हुई कि 1857 का जो संग्राम था इसको अंग्रेजों ने सिर्फ एक छोटा सा विद्रोह बोल के टाल दिया था। क्योंकि उस समय सर अंग्रेज क्या साबित करना चाहते थे कि 1857 में जो हुआ ये एक छोटी सी घटना थी, लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे मंगल पांडे जी शामिल थे तो उनको लगा कि ये अपने धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं। झांसी की रानी अपनी झांसी बचाने के लिए, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह वो अपना राज्य बचाने के लिए, बहादुर शाह जफर दिल्ली में उनको अपना सिंहासन बचाने के लिए, ये ऐसा अंग्रेजों ने प्रेजेंट किया। सावरकर जी वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था और इसलिए उनकी बुक प्रकाशित होने से पहले दोनों देशों में बैन कर दी गई। मतलब काफी अंदर की बातें बताएंगे जो अभी तक नहीं बताएंगे। नहीं, उन्होंने इसको बोल दिया कि इट वाज अ फ्रीडम फाइट। ये पूरा स्ट्रगल जो था, अच्छा, वो लोग बता रहे थे कि ये पर्सनल लोग लड़ रहे हैं, यानी इन्होंने बताया कि ये स्वतंत्रता के लिए था। हाँ, अच्छा, ये आंदोलन दोबारा ना होने पाए। 1857 का आंदोलन ऐसे नहीं हुआ, इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन होते आए। संथाल विद्रोह, बंगाल में चुआड़ सत्याग्रह, सन्यासी विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह छोटे छोटे हुए हैं। उनकी अपना एक इतिहास है सर, वो बहुत लंबी कहानी है। उन सबको मिला के इसकी परिणति जो है ना 1857 संग्राम के रूप में हुई। मतलब पूरा उबाल के उसका परिणति उसका उसमें आया। और ये होने के बाद आपको भी पता होगा कि सर हम लोग विलियम बेटिंग का नाम क्या लेते हैं, लॉर्ड विलियम बेटिंग, कैनिंग्स या लॉर्ड माउंटबेटन, ये सब जो लॉर्ड की पदवी है इसका मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान में ये शासन कर रहे हैं। लेकिन 1857 में इतने अंग्रेजों को मारा था हमारे वीरों ने कि वहां जब उनकी लाशें जाती थी महारानी के पास तो देख के चकित रह गई कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत घोषणा पत्र जारी किया 1858 में कि अब से हिंदुस्तान में उस कंपनी का शासन नहीं रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगा। अब से वो शासन सीधे इंग्लैंड से होगा। मतलब अब महारानी जो है वहां की वो शासन करेंगी और मेरा एक एजेंट वहां बैठेगा जिसे अब से वाइसराय कहा जाएगा। तो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो बिजनेस के लिए आई थी। हाँ, अब जाके इन्होंने 1858 में, हाँ 58 में आप देखेंगे 1858 के पहले के लोग जो यहाँ आते थे शासन करने उनको लॉर्ड यूज करते थे और 1858 के बाद वाइसराय मतलब वो इंग्लैंड की महारानी का एजेंट के रूप में काम करते थे। और दोबारा 1857 की क्रांति ना हो इसके लिए 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। उन्होंने करवाई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना एलन ऑक्टिवियम हुम ने की थी जो ब्रिटिश अधिकारी रह चुके हैं अंग्रेज पुलिस के। एओ ह्यूम, उन्होंने 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जिसमें 65 मेंबर थे और उनका काम यही था कि ब्रिटिश की हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीयों और ब्रिटिशर्स में तालमेल बनाए रखें कि दोबारा ऐसी क्रांति ना होने पाए। इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा सावरकर जी से मैच नहीं करती क्योंकि सावरकर जी पूर्ण स्वतंत्रता वाले व्यक्ति थे, उनको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। सबसे पहले अगर किसी ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी तो वो सावरकर जी थे। कांग्रेस उस समय जो ह्यूम के नेतृत्व में थी वो तो मैनेज करती थी कि कुछ लेटर लिखो, कुछ कंसेशन मिल जाए, कुछ हमें और सहूलियत मिल जाए, इस टाइप का चलता था। बाद में इसको महात्मा गांधी जी ने अपना बनाया, आजादी का मंच बनाया इसको, नेहरू आ गए सब। और आजाद होने के बाद महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं इस देश में। लेकिन एक राजनीतिक धड़ा ने कहा कि नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आप भी जानते हैं ये एक जगह सीमित होकर रह गई है, किसी खास व्यक्ति की पार्टी बन गई है। ये बात तो सही है। मतलब कांग्रेस के नाम अभी आप जैसे कहते हो कि उस वक्त बनाई गई थी इसीलिए कि ये जो कुछ भी आप करोगे हमारे बीच में तालमेल रहना चाहिए। तो जहाँ तक अभी आपकी बात से मुझे लगता है कि 47 के बाद में भी वो प्रथा कंटिन्यू रही। जो कुछ भी हो रहा था उसमें उनको भी लॉर्ड माउंटबेटन सर सावरकर जी के लिखे दस्तावेज खाली 47 तक प्रतिबंधित नहीं थे, हिंदुस्तान आजाद होने के 4 साल बाद तक प्रतिबंधित थे। क्यों, किसने कर रखा था?
होती तो हमारे तो आजाद हो चुके। वही बोल रहा हूँ ना, फिर किसने करा, किसको ये मेरा करा? मानना है कि अंग्रेज फिर भी अपना छोड़ के गए, लेकिन पकड़ छोड़ के नहीं गए थे उन्होंने। उनके लाल बहादुर शास्त्री और कुछ और ऐसे लोगों ने मिलकर वकालत की कि अब इन ग्रंथों पे क्यों बेड़ियां हैं, इनको हटाया जाए और देश के सामने लाया जाए। उनके विचार, शास्त्री जी तक चलता रहा, शास्त्री हाँ, जी लाल बहादुर शास्त्री जी जो वगैरह, नेहरू के बाद आए। वो लोग तब प्रधानमंत्री नहीं थे, तो बाद में प्रधानमंत्री बने। अच्छा, उन्होंने ये बात उठाई थी। हाँ, वो और उनके और सहयोगियों ने ये जो थे राष्ट्रभक्त, वो कहे कि अभी इनको ग्रंथों को बेड़ियां लगाने का क्या मतलब है, अंग्रेजों ने बैन कर रखा था ना, हम थोड़ी बैन करेंगे, हमारे महापुरुष हैं, हमारी पुस्तक सबके बीच में वाली चाहिए। हुई। हाँ, बाद में उसका प्रतिबंध हट गया। इवन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं और जब सदन में गए हैं तो उन्होंने सबसे पहले सावरकर जी को माल्यार्पण किया है। ये बात तो सही। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वक्तव्य सुनिए तो उन्होंने कहा है कि सावरकर मतलब तेज, सावरकर मतलब ऊर्जा, सावरकर मतलब एक तिलमिलाहट आजादी के प्रति। और उन्होंने ही इन्हें भारत रत्न देने के लिए प्रेजेंट भी उन्होंने ही किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर के.आर. नारायणन जी ने अस्वीकार कर दिया था, तब से ये मसला अभी तक लटका आ रहा है। इसी से बात ये भी निकलती है कि जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने ये किया कि अब तो खत्म हो गया, अब तो इसको रिलीज करो। क्रांतिकारियों को आतंकवादी नाम घोषित किया था ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश तो कहेंगे कह रहे थे, कहा था, मतलब एक स्टैंप लगाया था, उसको कंटिन्यू क्यों किया गया? आजाद हिंदुस्तान के बाद जैसे आप कहते हो, उन्होंने कहा अब इसको तो गलत छोड़ना चाहिए। वो नाम मुझे लगता है कम से कम 60-70 सालों से अभी तक चला जा रहा है, उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। नहीं, कभी कोई प्रशासन ऐसा खुल के आके कह नहीं रहा है कि हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सर, ये ना दो टाइप की विचारधारा चलती थी, सबको पता है। एक नरम दल जो राजनीति की तरफ गई और एक गरम दल जो क्रांति की तरफ थी। तो क्रांति की तरफ को पूरा ही दबा दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आज हम जहां पैदा होते हैं तो वो भी किसी विशेष नाम हॉस्पिटल का होता है, जिस रोड पे चलते हैं वो भी कोई विशेष नाम, फिर जिस पार्क में जाएं, जिस एयरपोर्ट पे जाएं, एक विशेश नाम। इनका नाम सचिंद्रनाथ सान्याल के नाम से आपने क्या सुना है सर? यही सबसे बड़ी बेजिग्रज है कि आप क्यों नहीं नाम रखते अपने इन क्रांतिकारियों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर? क्यों एलिजाबेथ रोड है, क्यों औरंगजेब रोड है, क्यों शाहजहां पार्क है, क्यों आज भी चलता, क्यों? मैंने अपनी पिछली वीडियो में यही कहा था, मैंने कहा वो लोग गए ना, तो इनके नाम को भी पैक करके भेज दो ना। हमारे पास क्या नाम कमी है? गिनने लगोगे पन्ने के पन्ने भर जाएंगे हमारे। सर, पूरे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बचे ही हैं, आप उनको यूज करने में डर है या उधर अभी ध्यान नहीं गया, ये पता नहीं। डर है या वही जो मैं बोलता हूँ, अभी भी लॉर्ड माउंटबेटन या जो जिसके साथ में स्वतंत्रता मिली, ऐसे उस वक्त भी नेहरू जी को मिली प्रधानमंत्री पद। कई लोग कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था, उसके बीच में भी राजनीति थी। तो वो अभी भी अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस के ऊपर आजाद हुआ है, तो उनका पकड़ रही है। मैं ये समझता हूँ, तभी जाके आप शहीद बोलने में क्यों डर रहे? नहीं, उन्होंने कहा कि शहीद नहीं है तो हम भी कहेंगे शहीद नहीं। अरे आप तो आजाद हो चुके हो, आप अपनी खुद की। कल मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा अभी भी हम जूरिस्प्रूडेंस चलाते हैं, जो हम लोग ये कहते हैं, अभी भी हम माय लॉर्ड कहते हैं, योर ऑनर कहते हैं। क्यों? अभी भी हम ब्रिटिश के चलाए हुए सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चला रहे, सबूत चाहिए, आंखें बंद हैं। इसके लिए हमने आरटीआई के तहत सर पता भी किया, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने डाला भी है, बाकी जगहों पे भी हमने डाला, लेकिन वहां से हमको ये उत्तर मिलता है कि इसके बारे में हमारे पास में कोई जानकारी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली सरकार बोलो या पिछली विचारधारा बोलो, मैं नहीं जाना चाहता उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे पर्सनल बात रही है कि नहीं करना है, कोई को नहीं आज करना। लेकिन सर अब वो समय आ गया है ना कि इतिहास को करवट लेना चाहिए। जिन लोगों ने किसी विशेष आकर्षण के तहत कोई इतिहास लिखा है, आज के हमारे पीढ़ी को, बच्चों को, युवाओं को ये पता होना चाहिए सर कि आजादी में कितने लोगों ने खून बहाए हैं, क्या क्या सहे। काला पानी सजा इतना आसान नहीं होता सर, बहुत मुश्किल की सजा होती है वो। आप इमेजिन कर लीजिए कि एक 13/6 की या 7 की कोठरी में हम 1 महीना हमको बंद कर दिया जाए तो हमें कैसा फील होगा। वो भी बंद किया जाए, लिमिटेड खाना, कोई मिलने नहीं आएगा, कुछ बोलने पे कोड़े भी मिलेंगे और जबरदस्ती नारियल और सरसों के तेल निकलवाए जाएंगे, गंदा खाना, बाथरूम नहीं जा सकते हम। इस स्थिति में कोई कितना दिन निकाल सकता है? और फिर लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना धान। ये अब इसकी भी एक विचारधारा है अपने सर, उन्होंने भी किया है। अब इतना कुछ तुम बता रहे हो, इतना कुछ आप लोग अगर सोचोगे तो फिर कहाँ खड्ग नहीं, कहाँ ढाल नहीं, कहाँ तलवार नहीं, बम, लोगों की जानें गई हैं।
लोगों ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया है। बटुकेश्वर दत्त और उन्होंने बॉम्ब जो फेंका था कोई नुकसान करने के लिए नहीं बेचा था, उन्होंने सिर्फ एक आवाज़ क्रिएट करना चाहते तो भाग सकते थे, नहीं भागे। इन सब बातों को आप नज़रअंदाज करके आप बोलते हो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना टांग। मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, आई डोंट नो, कई लोगों को है भी, कई लोग बोलते नहीं साहब ये तो तो जो मैं कह रहा था कि ये लोग सिर्फ यही जानते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, और ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन गया है पूरे किताबों में, और लोग ये मानते हैं कि रघुपति राघव राजाराम बोल बोल कर सत्याग्रह करके नमक आंदोलन कर करके अंग्रेज सरकार डर गई, अरे भाई ये तो बहुत सत्य के साथ है, हम लोग तो सत्य के साथ नहीं हैं और भाग गए। गलत है, ये अज्ञानता आज के यूथ को दी जा रही है। मैं दीपक जी पूछना चाहूँगा आपको कि आप समझते हैं कि भाई जिनके बारे में जानना चाहिए वो नहीं पहुँचा अभी तक हमारे कॉमन यूथ को? कॉमन यूथ सर अगर ये सुन रहा है तो ये वही बता देना कि अभी मैडम ने जिनका नाम लिया श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो इंग्लैंड में लंदन हाउस के कर्ता धर्ता थे और कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को वो सहयोग किया करते थे। इनफैक्ट सावरकर जी को भी उन्होंने अपने एंड से जो क्षमता थी उनकी उन्होंने सहयोग किया, और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने सहयोग किया। साथ में हमारे काकोरी कांड के जो मनमथ नाथ गुप्त थे और बारिंद कुमार घोष, अरविंद घोष, इनमें से कितने यूथ को पता, अगर नाम भी नहीं पता होगा तो खुद समझ जाए कि उनको क्या जानकारी है इस बारे में। दीपक जी आपको कोई शिकायत है इसके ऊपर? मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर, आज पूरी स्वतंत्रता संग्राम की बात तो हम एक दिन में नहीं कर सकते। आज हम वीर सावरकर जी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि जो दो धड़ा बटा हुआ है आलोचक और प्रशंसकों के बीच में, उसका एक मुख्य कारण यह है कि लोग ये कहते हैं कि उन्होंने माफीनामा लिखा था। ये कंट्रोवर्सी मैं लाना चाहता हूँ, आपने उठा ली, मैं ये जानना चाहता कि कंट्रोवर्सी क्या है, मुझे बताइए। ये दरअसल ऐसा है, अभी मैडम भी इस पर रोशनी डालेंगे अगर मैं कुछ गलत कहूँगा तो। जब 1910 में उनको वहां लाया गया था सेलुलर जेल में, और 1910 में उन्होंने जो पहली बार लिखा था, तो जब सारी यातनाएं उन्होंने देख ली और उनको ये भी आभास हो गया कि मुझे 2 आजन्म कारावास मिले हैं, और जब वो जेल में थे तो लगभग 27-28 साल की उम्र रही होगी उनकी जब वो जेल में लाए गए थे। अगर 50 साल का आप उसमें कैद ऐड कर लीजिए तो लगभग पहुंच जाती है वो 80 साल के आसपास। तो एक 80-90 साल का बुजुर्ग होने के बाद व्यक्ति समाज को देश का क्या करेगा या वो अपने परिवार के लिए भी क्या कर पाएगा। तो उस समय एक मेंटेलिटी रहती थी कि हमें जिस जुगत से बन पड़े बाहर जाए, बाहर जाके हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। एक 13/7 की काल कोठरी में रहकर हम क्या देंगे देश को? मेरी विचारधारा, मेरी सोच, मेरी ऊर्जा, मेरी सब कुछ तो इसी कोठरी में दब के मर जाएगी। और किसी भी चीज का आकलन जब हम करते हैं तो उस समय के देश काल और स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। सावरकर जी के ही जो छोटे भाई नारायण जी थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी जी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि आपका पॉलिटिकल कद सर अभी बड़ा है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि सावरकर जी वहां से छूटें और देश के किसी और काम आए, वो बहुत कुछ दे सकते हैं देश को। तो गांधी जी ने ये सुझाव दिया था कि आप उन्हें एक याचिका डालने के लिए कहिए, और उस समय याचिका डालना आम बात होती थी। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पास एक ही शस्त्र, याचिका कहना भी सही नहीं है, ये पिटीशन था। वो वकील भी थे, याचिका को तो याचना करना। हाँ, वो वकील भी थे, तो उन्हें बेहतर पता था कि किसी कानूनी पचड़े से कैसे बचा जाए, क्योंकि यहाँ रह के इस यातना में तो मैं मतलब शारीरिक रूप से तो खत्म हो जाऊंगा, मेरा कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहेगा, तो मुझे बाहर जाना ज्यादा जरूरी है। तो उन्हें लगा कि ठीक है हम लिख के देते हैं। आप एक और मैं क्रांतिकारी की बात कहूंगा, हमारा बंदी जीवन लिखा है सचिन नाथ सान्याल जी ने। सावरकर जी के ही निर्देश पे उन्होंने भी वही चीज लिखी थी जो सावरकर जी ने लिखी थी, लेकिन सान्याल जी बताते हैं कि मुझे छोड़ दिया गया। वैसे ही था, मैंने भी लिख के दिया कि मैं कोई राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन सान्याल जी बाद में HSRA में शामिल हुए, बाद में काकोरी कांड और भी बहुत सारी घटनाओं में शामिल हुए। तो इसका मतलब वो याचिका देने के बाद बाहर निकल के हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं था, पिटीशन उन्होंने दिया था। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो डर गए थे जैसी बात नहीं थी। बेरी नामक जेलर था जब ये शुरू में वहां सेलुलर जेल में था और बहुत निर्दयी था वो। तो बैरी वो ये भी बताता है ना कि मैं सावरकर जी को अंडमान में बड़े बाबू कहा जाता था, जेलर भी उनको बड़े बाबू कहते थे। मतलब वो वहां भी लगभग लोगों के नेता हो चुके थे। तो उन्होंने कई बार, बेरी ने बताया कि मैं उनसे जब बातचीत करता था कई बार जानने की कोशिश करता था कि आपने जो किया है और आपकी जो विचारधारा है उसमें आपको कोई दुख है, अफसोस है, तो वो बताते थे नहीं मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है और मैं वो अफसोस जताने के लिए कोई लेटर नहीं लिख रहा हूँ।
मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आइंदा ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो ब्रिटिश शासन को खटकता हो। अब ये तो उनके सामने दिया गया बयान था, लेकिन उनके निजी मन में उनकी एक स्ट्रेटेजी भी थी कि मैं पहले बाहर तो जाऊं। देश के काम हो। अच्छा, ये एक और तरीका, 1917 में उन्होंने एक और पिटीशन लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि यदि आप लोगों को लगता है कि सावरकर नाम ज्यादा डेंजरस है अंग्रेजों के लिए, तो बाकी के जो कैदी हैं मेरे नाम पे उनको रिहा कर दीजिए, मुझे उतनी ही खुशी होगी जितना मेरी अपनी रिहाई से होगी। तो अगर आप ये सारी चीजें पढ़ें तो आपको कंट्रोवर्सी कहाँ नजर आती है इसमें? तो यहाँ मतलब कंट्रोवर्सी ये है कि उन्होंने माफी मांगी थी, इसको इशू बना दिया। हाँ, इसको इशू बना दिया कि उन्होंने पिटीशन कांग्रेस की तरफ से दिया, मैंने सुना जाता था कि वो कांग्रेस कायर हो गए। कायर कैसे हो गए? अच्छा, उनको कायल कर दिया। पूरी धरती पे आप सर एक क्रांतिकारी का नाम बताइए, एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिनको 2 बार आजन्म कारावास की सजा मिली हो। एकमात्र सावरकर जी ऐसे जीवट इंसान पे अगर हम लांछन लगाएं तो शर्म है हमारे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप लोगों का अंदरूनी लक्ष्य क्या है? आपको थोड़े में मैं सर बताता हूँ। काफ़ी समय आज एक्चुअली हम मेन बेसिक मुद्दा हम लोग सावरकर जी पे हैं। जैसे भी आपने बताया कि महाराष्ट्र में 80-90% लोग सावरकर जी को मानते हैं, पूछते हैं, आदरणीय मानते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत में मानते हैं क्या? वो जो कह रहे हैं महाराष्ट्र के बाहर नहीं मानते। बाहर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि बाहर तक उनका नाम नहीं पूछा है। ये जो अभियान है सर 1857 से लेके 1947, 1857 का जो पहला विद्रोह हुआ है मंगल पांडे जी और रानी लक्ष्मीबाई से लेके 1947 में जो देश को आज़ादी मिली 90 वर्ष, इस 90 वर्षों में आज़ादी इतने सस्ते में नहीं मिली है सर। एक नरम दल और एक गरम दल, जैसे आपको पता है कुछ लोगों के नाम, जो नरम दल के जो लोग थे उनके नाम आगे आए, आप देख रहे हैं आप, और नरम दल के ज्यादा नाम आ गया है। नरम दल के ज्यादा नाम आ गए, और जो गरम दल के जो लोग थे आज कहीं ना कहीं उनके नाम, उनकी ख्याति विलुप्त हो चुकी है सर। इस अभियान के माध्यम से हम उन सारे क्रांतिकारियों को वो उचित सम्मान दिलाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इस अभियान में सारे क्रांतिकारियों के जो परिवार के लोग हैं, परिवारजन हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी मांग यही है कि जो नाम डूब चुका है या जो नाम नहीं लिया जा रहा है, नाम डूब चुका मैं ऐसे नहीं बोल सकता, वो तो अजर अमर नहीं है, लेकिन नाम है, लेकिन वो वो चिंगारी है, मतलब उसको हमको सिर्फ ऊपर लाना है सर, उस आग को ऊपर बढ़ाना है। उन सारे क्रांतिकारियों को जो चीज सम्मान दिलाना है, इसके अंदर आप तो है, पितामह जी आपका हमेशा हमें सहयोग रहा हुआ है और हमेशा आपका आशीर्वाद है। तो यही कह सकता हूं मैं आपको। उन सारे क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाने से लेके उनको पाठ्य पुस्तकों में उनको नाम, जैसे भी आपने बताया अभी हमने एक बार सिलेबस में उनको आप नाम दीजिए, उनके नामों से पुरस्कारों की घोषणा कीजिए। पुरस्कार की घोषणा आप सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई 10th का है या कोई पढ़ के पास हो रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हो रहा है, अगर उनको चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से पुरस्कार मिले, भगत सिंह जी के नाम से पुरस्कार मिले, सावरकर जी के नाम से पुरस्कार मिले, तो डेफिनेटली हम गूगल में जाएंगे, हम देखेंगे कौन है। हाँ, मेरे को मिला, ये है कौन, शायद नाम नहीं सुना, लेकिन फिर मालूम पड़ेगा। हमने इस अभियान में जो हम प्रत्येक वर्ष करते हैं 27 फरवरी को, जो ये अभियान के उपलक्ष्य में हम चंद्रशेखर आजाद जी की जो जयंती हम जो उसको मनाते हैं, शहादत दिवस पुण्यतिथि को जो मनाते हैं, आप आते हैं उसमें पिता, हमने उसकी शुरुआत की है और उसमें हम चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से आजाद पुरस्कार हम सबको देते हैं। वेरी गुड। हम जो बोल रहे हैं ऐसे और अवार्ड नहीं है, अवार्ड्स जैसे कि वीर सावरकर अवार्ड्स या भगत सिंह अवार्ड या लाला लाजपत, ऐसे अवार्ड्स हमने तो नहीं सुने, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ तक करेंगे? हम नहीं, तो मैं हकीकत पूछ रहा हूँ, नहीं है कम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर इसको सेंट्रल सावरकर गवर्नमेंट स्मारक जो संस्था है शिवाजी पार्क में वो देती है। हाँ, तो फिर वो संस्था की तरफ से हो गया। ये प्रशासनिक होना चाहिए। यस, डेफिनेटली आपको और मैं तो सोचता हूँ कि भारत रत्न को लेकर जो इतनी बड़ी मारामारियां होती हैं और वो मालूम पड़ गया कि सिर्फ पार्टी का ही इसके पीछे वो रहता है। विषय में सर ऐसा है ना कि सावरकर जी का नाम जो है वो भारत रत्न पुरस्कार का मोहताज नहीं है। अगर भारत रत्न उनके गले में पड़े ना तो ये भारत रत्न का सौभाग्य है। क्या बात है, भारत रत्न का सौभाग्य, यस डेफिनेटली। और इतनी बड़ी हस्ती को अगर आप नहीं सम्मानित करोगे और फिर कश्मकश में रहोगे, जब मर जाते हैं तो कभी कभी दिया जाता है उन लोगों को भारत रत्न। अरे भाई, भारत रत्न है तो भारत रत्न के भारत के वीरों को दीजिए ना, इसमें सोचना क्या है? और हम यही नहीं, सारे क्रांतिकारियों को मिलना चाहिए। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, हम यही नहीं रुकेंगे। हम आजाद जी को भी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? yes. भगत सिंह जी का नाम क्या कोई जानता नहीं है? हिंदुस्तान में उनके बारे में, उनके सेक्रीफाइस, उन्होंने जो कार्य किए, जो बलिदान दिए, जो निडरता दिखाई। साहब नहीं जानता, छोड़िए उसको, नहीं जानता है, पर मैं जानता हूँ, आप जानते, आप जानते, आप जानते, आप जानते। ये लोग नहीं जानते, इसको मत बोलो कि उसके बारे में नहीं जानते, इसीलिए हम अवार्ड दे रहे हैं ताकि आप जानो। जानिए, उन्होंने 23 साल की उम्र में सर जो कर गए लोग 100 साल में नहीं कर पाते। इससे बड़ा योगदान कोई क्या दे सकता है?
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, अशफाक उल्लाह खान जी हंसते हंसते देश के लिए फांसी पे चढ़ गए। जान से ज्यादा कोई देश को क्या दे सकता है? तो फिर इसमें भारत रत्न तो इनको ज्यादा मिलना चाहिए। आज के नेताओं को जो दिया जाता है, माफ करना, धीरे धीरे अवार्ड का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि उनको अवार्ड देना अवार्ड का सम्मान है। बिल्कुल। सो गिव टू दोज पीपल जिससे वो सजे, और फिर बोले अच्छा ये कौन थे। आज का एक छोटा सा बच्चा जैक एंड जिल करता है, उसको मालूम नहीं होता है, उसको दुनिया भर के पॉप सिंगर्स का नाम मालूम है। माइकल हमारे जैक्सन आइडियल नहीं है ना सर, हमारे आइडियल आजकल देखेंगे तो हमारे आइडियल फिल्म स्टार है, बाकी लोग आ रही है। तो हम अपने यूथ को गलत मार्ग पे डाल रहे हैं। मेरे को तो ये बहुत शिकायत है इस बात की। तो आप लोगों का अभियान इसमें ये भी है कि अवार्ड हुए, रोडों के नाम चेंज होने चाहिए। राइट, रोडों के नाम चेंज होने चाहिए या ना चेंज करो। मैं ये नहीं कहता कि कोई नाम किसी महानुभाव के नाम पे है तो उसको बदलो, आप ना बदलिए। लेकिन जैसे NH-24 है, ये आप इसको कर दो ना, शहीद आजाद मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग, नेशनल हाईवे मार्ग, बहुत सारे राष्ट्रीय महामार्ग है जिनका कोई नाम नहीं है। आप उनपे तो नाम डालिए ना। हमारे पास हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी है जिनको लोग नहीं जानते। सचिंद्रनाथ सान्याल मार्ग आप करिए। हमने इसकी शुरुआत उधर से गुजरने वाले लोग पूछेंगे तो सही कि यार सचिंद्रनाथ सान्याल, और खासतौर पर बाहर के लोग तो पूछेंगे। राइट, वो जब NH मार्ग पढ़ते हैं, NH तो वैसे किसी को मालूम NH क्या होता है जी। अच्छा नेशनल हाईवे। अब आप लिख दो शहीद भगत सिंह, शहीद आजाद, शहीद सावरकर, या इनका नाम पे नाम डालो तो विदेशी भी बोलेगा कि सावरकर कौन था। बिल्कुल। That is important, that is awareness is They will go in important. deep and search की हुई सचिंद्रनाथ सान्याल, Yes, तो पढ़ेंगे तो उनको भी लगे अच्छा ऐसी शख्सियत भी हिंदुस्तान में थी। हमारे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी भी सावरकर जी से मिलने आए थे मैंने सुना मिले थे 1940 में, और 3 घंटा इन लोगों की मुलाकात चली थी। तो सावरकर जी ने उनको, बड़े भी थे उनसे उम्र में और अनुभवी भी थे, तो उन्होंने उनको बताया कि सुभाष बाबू, आप जैसे कद का व्यक्ति हिंदुस्तान में रह के अंग्रेजों का मुकाबला करेगा तो बहुत समय लगेगा। आपका जो लेजेंडरी एक व्यक्तित्व बना हुआ है, आप बाहर जाइए, वहां से आप एक फौज खड़ी कीजिए, उस फौज से अंग्रेजों का मुकाबला कीजिए। उनका सजेशन था। हाँ, तब वो जाके बाहर निकले हैं गुप्त रूप से और आजाद हिंद फौज खड़ी। जर्मन भी गए, हिटलर से भी, वहां से जापान जापान में उन्होंने तक। फौज खड़ी की। तो इसमें अंदरूनी बात समझने की जरूरत है सर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जापान से अगर मदद मांग रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि जापानी सैनिक आओ और भारत से ब्रिटिशर्स को भगाओ। वो ये कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ी है और उसको उन देशों ने गिरफ्तार किया है, जर्मनी वाले जो एक कंट्री का समूह होता था, उन समूह ने जो गिरफ्तार किया, हमें वो भारतीय कैदी दे दो। उन्होंने कुछ छुड़वाने की बात है। सुभाष चंद्र बोलते थे कि आपने जो भारतीय कैदियों को अरेस्ट किया है उनको हमें दे दो, हम उनकी फौज बना के अंग्रेजों से लड़ेंगे, ना कि जापान अपनी फौज दे हम उससे जापान की फौज लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, इवन हिटलर के पास नहीं, कदापि नहीं। उनको बस वो हेल्प चाहिए था कि मुझे जगह दे दो, मुझे कुछ हथियार लगेगा वो सपोर्ट करो, और मेरे कैदी मुझे लौटा दो मेरे देश के। मैं उनको, ऑलरेडी सैनिक ही है वो, बस खाली मुझे देशभक्ति डालनी है उनमें। और वो डाल के उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी भी की, जिसमें कई रेजिमेंट थी, आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद फौज, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, लेडीज की भी हाँ रेजिमेंट बनी थी, और उन्होंने आके भारत में झंडा गाड़ा भी। अगर उनको उचित सम्मान दिलाने के लिए अगर ये जीवन चला भी गया तो मेरे ख्याल से जीवन सार्थक है। यही मैं चाहता हूँ कि आपकी संख्या बढ़े, क्योंकि आजकल सब चीज संख्या पे डिपेंड मेरे तो घर पे पहले होती थी हुटी, पहले कहते थे कि ये कहाँ फालतू दौड़ते रहता है, जब देखो तब मोबाइल में या बुक लेके अनंत लक्ष्मण कानेरे, चापेकर बंधु, भगत सिंह, यही लोग दिन रात क्यों लगा रहता है। मेरे बारे में सोचता, वाइफ है, वाइफ बोलती है, सब बोलते हैं तो वाइफ की सबसे बड़ी शिकायत रहती है, तो क्या करते तुम्हें। फिर नहीं, वाइफ का नहीं बता रहा हूँ, घर में जो लोग हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, भतीजियां हैं, शादी हुई तो वो लोग बोलते हैं कि ये कहाँ दौड़ते रहता है, तुम कभी चले जाता है ओरछा, हमको लगता है पिकनिक मनाने गया है, फिर तुम देखता हो वहां जाके गली गली पैम्पलेट बांट रहे हो, गली गली बैनर ठोक रहे हो, यही करना है क्या तुमको। तो मैं बोला नहीं, महीने के 10-15 दिन में घर चलाने वाला काम भी करता हूँ, लेकिन अब वो धीरे धीरे ना टर्न हो चुके हैं, नाउ दे आर सपोर्टिंग खुद भी कि आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ना अब उनको भी नॉलेज मिल जाता है ना मेरे थ्रू। जैसे मैं कुछ सुन रहा हूँ तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ, तो 1-2 बार मजबूरी में सुने, नाउ अब इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। अच्छा भगत सिंह, अच्छा, तो बच्चे भी बोलते हैं चाचू कौन क्या, तो मुझे उनको बताने में मेरा भी रिवीजन होता है, तो मैं बताता हूँ, तो उन लोगों को पकड़ में आता है कि गुलाम हम क्यों हुए। ये जब 6-6 साल के बच्चे सीखेंगे सर, तो वो 16 साल की उम्र में क्रांति बनेंगे, है ना।
और उनको मैं बताता हूँ कि हमारी गुलामी बेटा 1757 से चली आ रही है। वही बोलता हूँ, 47 is not the only milestone। 1857 नहीं, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहीं से हम गुलाम हुए। रॉबर्ट क्लाइव जब अपनी सेना 50,000 की सेना थी सर बंगाल के नवाब के पास, और रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 950 यूरोपियन सैनिक को लेके आया था और बंगाल को उसने जीत लिया था। सिर्फ किसकी वजह से? मीर जाफर ने सरेंडर कर दिया था। हमारे यहाँ पर दलाल वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको गुलाम बनाया और तब से वो परंपरा मीर जाफर यही बात है। देखिए मैं इनकी बात का एक अगर मैं संक्षिप्त में करूँ, लेट अस रैप अप द प्रोग्राम। मैं अगली बार अगर कुछ पॉइंट रहेगा तो आपको फिर बुलाऊंगा, आपको आना पड़ेगा और आप भी आएंगे साथ में। मेरी नजर में सर सबसे बड़े सेलिब्रिटी यही लोग हैं। Yes. मतलब मैं इनके साथ बैठता हूँ तो मुझे फीलिंग आती है कि जैसे मैं किसी बहुत बड़े, चाहे वो सिनेमा का हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, उससे भी 2 कदम ऊंचे के सेलिब्रिटी के बगल में बैठा हूँ। तभी तो तुम टीका लगाते हो। वो तो अयोध्या का अयोध्या के हैं, ये अयोध्या के मंदिर के पास से है, तो इन्होंने तो एक इनकी तो देशभक्ति भी है और धर्म भक्ति भी है। मैं हमेशा कहता हूँ इनको कि अच्छा बोलते हैं ये, पर एक बात है कि इनके अंदर का जज्बा, इवन गोपाल सिंह का जज्बा, जैसे कहा कि इतने बड़े हॉस्पिटल को, मैं उन्हीं से मोटिवेट होता हूँ। इनकी जो टीम बनी है वो अच्छी कमाल की टीम बनी है। हॉस्पिटल के मालिक होते हुए भी यही करना और ये कहते कि क्या करते हो, सब कहीं ना कहीं क्यों करते हैं। इसको अगर मैं संक्षिप्त में करूँ, एंड में आपको बताऊं, तो मेरे को भी ये वेदना होती है सोच के कि हम 47 को जानते हैं, 1857 को कम जानते हैं, अभी तो 1757 की बात कर रहे हैं। हम क्यों सिर्फ ये देखते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया और जिन्ना ने क्या करके देश के टुकड़े करवा दिए और जो बना हुआ, ये सब तो हम जानते हैं, पर उसके पीछे जो एक गलियों में, गलियारों में, पूरे देश भर में जो घटा, जिसकी वजह से हमको आज़ादी मिली, उसके बारे में हमको क्यों नहीं बताया जाता, क्यों छुपाया जाता? क्या वो लोग क्राइम करते थे? आप ही को तो आजाद कराने में उन्होंने, आप बोलो आपकी पार्टी के नहीं, अरे साहब छोड़ो, पार्टी क्या होती है, देश होता है। तो मुझे ये हैरानी होती है कि हमको क्यों इसके पहले का इतिहास अगर हमको स्कूलों में पढ़े तो शाहजहां तक जाता है, औरंगजेब तक जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके पहले शेर खां शाह आए थे, तैमूर लंक आए थे, ये सब लोगों ने आके अटैक किया था। इसके बारे में सबको मालूम है क्योंकि फिल्में बनी है। लेकिन इसके खिलाफ जो लोग लड़ते थे, जिन्होंने गुलामी सही है, उसके बारे में बताया आपको? नहीं पता। लिखा जाता है सिर्फ इनके बारे में कि हमारे देश को इन्होंने गुलाम किया। अरे साहब, गुलाम किया तो उस वक्त हमारे देश क्या था और क्या था, क्यों किया, किसने किया? शुरुआत तो हुई 1757 की बात कर रहे हैं। तो मैं शिक्षा संस्थान से कहूंगा, या जो किताबें लिखते हैं, जो सिलेबस बनाते हैं, मैं तो पढ़ के निकल चुका हूं, मैंने तो लॉ भी किया है, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं तो एक्टर भी बन चुका हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो बच्चे आज की जनरेशन में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पढ़ रहे हैं, डालो उसके अंदर और उनका स्वतंत्रता संग्राम उसको बताओ, ताकि मोटिवेट हो एक आदमी आगे। कोई भी दुनिया का कोई भी किलविश बनकर हमारे देश को निगलने के लिए नहीं आएगा। और देश हमारा जो सुपर पावर नहीं बन पा रहा है अभी तक, बनेगा अगर हम पूरे देश की संस्कृति को साथ में लेके चलेंगे। संस्कृति में ये क्रांति भी तो बीच में आती है ना। हम सिर्फ राम, लक्ष्मण, रहीम और हम दुनिया भर के सीता की बात करते हैं, पूजा करते हैं, आरतियां करते हैं। अरे साहब, इन्होंने आपको वो मौका दिया जिसकी वजह से आप सो पाते हैं, चुपचाप सो पाते हैं। आज तो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं। व्हाट अबाउट 800 years? So, thanks for coming.